टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नूर वर्ल्ड्स। दिल का रिश्ता भाई दुल्हन चैप्टर 2। ओहो कितने रह गए ये लड़के। रीमा जा बुलाकर लाइन है। दादू कब से रात के खाने के लिए इनका डाइनिंग टेबल पर इंतजार करते हुए बोली। रीमा मरियम बीका को मिलते ही आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन वली और रहाब को आते देख वहीं रुक गई। कब से इंतजार कर रही मैं, इतनी देर लगा दी। आइंदा ऐसा हुआ तो खाना नहीं मिलेगा, समझे। दादू इनको बैठते देखकर गुस्से से बोली। जी दादू ओके। वो दोनों बाप बेटा एक साथ ही बोले थे और एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो दोनों अच्छे से जानते थे कि इनका खाना तो कभी बंद नहीं हो सकता। दादू खुद ही बेचैन रहेंगी। वली सो जाओ बेटा, मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है, 11 बज गए हैं। अरहाब दमाई रोकते हुए वली से बोला। खाना खाने के बाद अरहाब वली के कमरे में से कहानी सुनाने गया था, लेकिन वली सो नहीं रहा था। पापा एक बात पूछूं। वली अरहाब के सीने पर सर रखते थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। जी बेटा पूछो। मैंने आज तक अपनी मम्मा नहीं देखी, मुझे इनकी कोई पिक ही दिखा दे, मैं इन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। वली बड़ी आस लिए बोल रहा था, क्योंकि बचपन से इसे कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई थी। बस इतना बताया गया था कि वो अल्लाह ताला के पास हैं। वली वो पिक्स नहीं बनवाती थी, और आइंदा मैं आपके मुंह से ऐसा कोई तस्वीर वाला लफ्ज़ ना सुनूं। और आपने वली को डांट कर लटा दिया, इसके ऊपर कंबल उड़ा कर लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में चला गया। रहाब अपने कमरे में जाकर बेड पे आंखें मूंद कर लेट गया, और माजी की वो रात इसकी आंखों के सामने आ गई। वो इस रात को कभी भूल नहीं सकता था। इसी रात के बारे में सोचते हुए नींद की वादी में खो गया। माजी 8 साल पहले। लुबना मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं बाप बनने वाला हूँ। रहाब को जब पता चला तो वो खुशी से झूमते हुए बोल रहा था। रहाब मैं अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, अभी 4 माह हुए हैं हमारी शादी को, मैं अभी लाइफ को इंजॉय करना चाहती हूँ। प्लीज़ रहाब समझने की कोशिश करो। लुबना ने ये बात बोलकर रहाब पर बम भी तो गिरा दिया था। तुम होश में तो हो लुबना, क्या बकवास कर रही हो। तुम जानती हो कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। रहाब सदमे से चलाते हुए बोला। चिल्लाओ मत, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हारे बच्चे बैठ कर पालूंगी। बच्चे चाहिए तो दूसरी शादी करो और मुझे तलाक दे दो, और इससे बच्चा पैदा करते रहना। मतलब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं और मैं अभी से बच्चे संभालने बैठ जाऊँ। लुबना गुस्से में बोलते हुए कमरे से बाहर चली गई, और रहाब तकलीफ से कमरे में मौजूद बेड के पास नीचे गिर गया। इस पर साइन करो। अगले दिन लुबना एक पेपर रहाब के सामने रखकर बोली। ये क्या है। रहाब ने पेपर पकड़ते हुए पूछा। खुद ही पढ़ लो, और हाँ बिना ड्रामे किए साइन कर देना, समझे। ये क्या है लुबना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तुम हमारा बच्चा मारना चाहती हो। कैसी माँ हो तुम, तुम्हारा दिल नहीं काम पैसे ख़त्म करने के सोचते हुए रहाब पेपर पढ़ कर तरफ उठा था, जिस पर साफ लिखा था कि दोनों की मर्जी से अबॉर्शन हो रहा है। हाँ 2 से 3 साल बाद भी तो बच्चा पैदा कर सकते हैं ना, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। आपके लुबना थोड़ा उकताए हुए लहजे में बोली। लुबना तुम उसे नहीं मारो प्लीज़, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। तुम्हें प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए तुम ले लो, तलाक लेना चाहती हो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे बच्चे को पैदा करो। रहाब रोते हुए इसे इल्तिजा कर रहा था। और अगर इसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, समझी। रहाब लुबना के बाजू पर दबाव डालकर बोला। हाँ रहाब दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। लुबना दर्द से बिलबिला रही थी। अच्छा रहाब ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें मानना होंगी। लुबना से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तभी बोल उठी। रहाब ने लुबना की बात सुनकर इसका बाजू छोड़ दिया। मैं तुम जैसे जंगली इंसान के साथ अब बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम्हें मुझे तलाक देना होगी, और मेरे नाम अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री करना होगी, और ये घर भी मेरे नाम करना होगा। लुबना बेशर्मी से अपनी शराइत बता रही थी। हाँ 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 बस इतना ही। अगर तुम मेरी सारी जायदाद मांगती तो मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हें सब दे देता। फिलहाल तुम्हारे नाम मैं ये घर कर रहा हूँ, बाकी शराइत बच्चा पैदा करने के बाद पूरी कर दूंगा। रहाब ने कब्र से घर के कागजात निकाल कर लुबना के सामने फेंकते हुए और कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर चला गया। लुबना मुस्कुराते हुए घर के कागजात देख रही थी। 25 करोड़ का ये घर अब इसके नाम था, और हर माह सबसे ज़्यादा करोड़ों में मुनाफा देने वाली रहाब की टेक्सटाइल फैक्ट्री भी इसके नाम होगी। वो अपनी आज़ादी और जीत पर बहुत खुश थी। 9 माह बाद लुबना ने एक खूबसूरत से गोल मटोल से बच्चे को जन्म दिया था, जिसका नाम दादू ने वली रखा था। और रहाब ने जब वली को अपने सीने से लगाया तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शायद वो ये भी बोल सकता है कि इसे सबसे ज़्यादा खुशी अपने बेटों को पाकर मिली थी। रहाब ने लुबना से एक बार पूछा था कि अगर वो चाहे तो अपना फैसला बदल सकती है, क्योंकि माँ बनने के बाद शायद वो सुधर गई हो, लेकिन लुबना अभी भी अपनी इन्हीं शराइत पर डटी हुई थी। रहाब ने टेक्सटाइल फैक्ट्री और तलाक के पेपर्स पर साइन करके दे दिए थे। घर के पेपर्स वो पहले ही दे चुका था। रहाब ने लुबना से एक पेपर साइन करवाया था, जिस पर लिखा था कि लुबना जिंदगी में कभी भी वली को नहीं मांग सकती, और ना ही कोई हक होगा इस पर। लुबना ने बिना सोचे समझे इन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। रहाब ने रातों को जाग जाकर अपने बेटे का ख्याल रखा। इसकी परवरिश बहुत अच्छे से की, कोई केयर टेकर नहीं रखी, बल्कि खुद केयर की। रहाब ने जहाँ जाना वली को साथ लेकर जाना, चाहे कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग ही क्यों ना हो। रहाब की ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोग अहम हैं, एक वली और एक इसकी दादू। हाल
ارحاب صبح اٹھ کر بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا تھا۔ ولی کی تو سمر ویکیشن چل رہی تھی، اس لیے وہ گھر ہی ہوتا تھا۔ ناشتہ کر کے ولی رحیم گل کے ساتھ پاس موجود پارک میں چلا گیا تھا۔ آپ بھی یار پارک چلیں میرے ساتھ پلیز۔ پچھلے 1 گھنٹے سے عثمان بیڑی کا سر کھا گیا تھا پارک چلنے کے لیے، لیکن وہ بہت ضدی تھی۔ مجال ہے جو ٹس سے مس ہوئی ہو۔ آپ ہی آئس کریم کھلاؤں گا پکا۔ آخر عثمان کو اسے لالچ دینا پڑی۔ ٹھیک ہے میں میگنم کھاؤں گی۔ اس نے بھی اپنی پسند بتائی۔ یار آپ ہی وہ بہت مہنگی ہے، کچھ خیال کر لو، چھوٹا بھائی ہوں تمہارا۔ عثمان نے اپنی لالچی بہن کو شرم دلانا چاہیے۔ آخر بہت محنت کے بعد دبیر جانے کے لیے راضی ہو گئے اور دونوں پارک کی طرف چل نکلی۔ رحیم گل ولی کو بولنگ کروا رہا تھا اور وہ بیٹنگ کر رہا تھا۔ رحیم گل نے ایک فاسٹ بال کروائی اور ولی نے زور سے بال کو ہٹ کیا اور وہ بال سامنے سے آتی ایک لڑکی کو لگ گئی۔ عبیر اور عثمان ابھی پارک میں آئے تھے۔ وہ دونوں واک کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ سامنے سے کے بال عبیر کی دائیں آنکھ کے نیچے آ لگی۔ امی میں مر گئی۔ عبیر روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ولی اور رحیم گل بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ سوری آنٹی، یہ مجھ سے لگ گئی آپ کو۔ آئی ایم ریئلی سوری عبیر۔ ولی عبیر کے پاس نیچے بیٹھ کر بولا۔ آنٹی بولا اس نے مجھے۔ عبیر نے ایک نظر ولی کو دیکھا، پھر عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے رو کر بولی، اگر آپ چاہتے ہو کہ تماشا نہ لگے تو اسے آنٹی نہیں آپ ہی کہو جلدی سے۔ عثمان ولی کے کان میں آہستہ سے بولا۔ رحیم گل عثمان کی بات سن کے مسکرا دیا۔ او سویٹی آئی ایم سو سوری، پلیز ڈونٹ کرائی۔ ولی عبیر کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ رحیم گل اور عثمان سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی تم پورے زمین سے نہیں نکلے، تمہاری یہ حرکتیں ہیں، بڑے ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ عبیر اس کے انداز پر حیران ہو کر بولی، پلیز سوری، میں آپ کو آئس کریم کھلا دیتا ہوں، پر آپ روئے نہیں۔ ولی نے بہت پیار سے کہا، ٹھیک ہے لیکن میں میگنم کھاتی ہوں۔ عبیر نے بنا شرمائے آفر مان لی اور اپنی پسند بھی بتا دی۔ عثمان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ولی نے اپنا تعارف کروایا اور ان کے نام پوچھے، پھر وہ سب لوگ آئس کریم بار کی طرف بڑھے۔ عثمان نے ولی سے وعدہ کیا کہ وہ ڈیلی اس وقت آیا کرے گا اور وہ دونوں کرکٹ کھیلیں گے۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد سب اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ آپ ہی ولی کتنا کیوٹ ہے نا؟ عثمان گھر پہنچ کر عبیر سے بولا۔ ہاں وہ شرارتی بھی بہت ہے۔ ہاں مجھے تو آنٹی ہی بول دیا تھا۔ عبیر کو اس کا سویٹی کہنا یاد آیا تو مسکرا دی۔ عثمان میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، تنگ نہ کرنا مجھے۔ عبیر عثمان کو تنبیہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چل بھائی عثمان پڑھ لے اگر بائک چاہیے تو۔ عثمان اپنا بیگ اٹھا کر بولا اور اوپر چھت پر چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ عبیر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور موبائل اٹھا کر میسیج ٹائپ کریا اور جی کو میسیج سینڈ کر دیا، ماننا کہ دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ میسیج کر کے وہ رپلائی کا انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد فون کی میسیج ٹون بجی۔ کبھی تو آسان لفظوں میں بات کر لیا کرو، جی نے میسیج بھیجا۔ ہاں کیوں سمجھ نہیں آتی کیا؟ عبیر نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا، سادہ سا انسان ہوں میں، تمہاری شاعری کا جواب نہیں دے پاتا میں۔ دوسری طرف سے جواب آیا، جی مجھے تم سے ملنا ہے، کیا مل سکتے ہیں ہم؟ عبیر نے سنجیدہ سی ہو کر میسیج کیا، ٹھیک ہے عبیر، آج ساحل سمندر شام کے 4 بجے، میں انتظار کروں گا تمہارا، جی کا میسیج رپلائی آیا، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عبیر نے میسیج بھیج کر موبائل رکھ دیا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ نعمان صاحب کدھر ہیں؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں کہیں؟ علی نے سامنے سے جاتے ایک ورکر سے پوچھا۔ جی سر، وہ لفٹ کی طرف جا رہے تھے، شاید گھر جانے لگے ہیں وہ۔ ورکر علی کو جواب دے کر چلا گیا۔ علی لفٹ کی طرف جلدی سے بڑھا، زمان صاحب، علی نے آواز دے کر روکا، آپ نے جو رقم مانگی تھی وہ یہ رہی۔ علی نے پیسوں کا لفافہ زمان صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینکس سر، اس کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے پیسے پکڑے اور لفٹ میں داخل ہو گئے۔ ارحاب اپنے آفس میں بیٹھ کر امپورٹنٹ فائل چیک کر رہا تھا۔ آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور ضریاب اندر داخل ہوا۔ ارحاب نے دستک دینے والے کو دیکھا تو سامنے ضریاب کھڑا تھا۔ اوہ بڈی، تم کب آئے؟ ارحاب اپنی چیئر سے کھڑے ہو کر ضریاب سے بغل گیر ہوا۔ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ناراض ہوں۔ تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ تو میرا بچپن کا یار ہے اور میری انگیجمنٹ اٹینڈ کیے بنا ایسے ہی دفع ہو گیا تھا۔ ضریاب ارحاب پر اس دن کا غصہ نکالتے ہوئے وہیں سامنے آفس میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو ضریاب میں کس وجہ سے وہاں سے گیا تھا، اور تم بتاؤ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ارحاب نے کھڑے کھڑے ناگواری سے کہا، وہ بی کے کی لائف ہے۔ وہ بی کے کی وائف ہے۔ ضریاب نے بالکل نارمل سے انداز میں ارحاب پر دھماکہ کر دیا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے تم؟ ارحاب حیرانگی سے بولا، تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے تمہیں آج بھی اس سے محبت ہو۔ اور ضریاب کو اس کی اس رد عمل پر غصہ آ گیا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے بول دیا، شٹ اپ ضریاب، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ ارحاب نے بھی غصے سے جھڑکا اسے۔ سوری یار، ضریاب کو اپنے لفظوں پر شرمندگی ہوئی۔ 4 ماہ پہلے دبئی میں شادی ہوئی ہے بی کے، شاید اس کا پاسٹ بھی جانتا ہے۔ ضریاب نے ارحاب کو بتایا، مجھے بی کے کمپنی کے ساتھ اپنا پروجیکٹ ڈیل ختم کرنا ہوگی۔ ارحاب بول کر اپنے پی او کو فون کرنے لگا تھا۔ ارحاب، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو۔
ऐसी गलती मत करना, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए नहीं सही। ज़रिया ने रहाब को समझाने की कोशिश की। तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, इस औरत को एक लम्हा के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मीटिंग होगी, कुछ भी होगा तो वो इसके साथ होगी, और मैं इस घटिया औरत का वजूद अपने आसपास भी नहीं चाहता, समझे तुम? रहाब ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी टेबल में मौजूद सामान हाथ मार कर नीचे फेंक दिया और अपना कोट चेयर से उठाकर बाहर चला गया। ज़रिया अपने माथे पर हाथ मारकर सर को दाएं बाएं जानब अफसोस से घुमाने लगा। अभी 4 बजे साहिल समुद्र पहुंच गई थी और अब जी का इंतज़ार कर रही थी। ये नज़र मुंतज़िर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं। मैं क्यों रास्ता दूं किसी और को जब कोई तेरे जैसा बना ही नहीं। अभी ने जी के कदमों की चाप सुनकर शेर पढ़ा। कभी कभी मुझे गुमान होता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, क्योंकि तुम जैसी प्यार करने वाली सच्ची मोहब्बत मिली। ज़ीशान अबीर के पास बैठकर बोला। लेकिन फिर मुझे गुमान होता है कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ जिसके पास कुछ नहीं है और मुझे मोहब्बत करने का भी हक नहीं। ज़ीशान अफसरदा होकर सामने समंदर की लहर को देखते हुए बोल रहा था। जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। मुझे पैसा कभी अहम नहीं लगा। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। अबीर ज़ीशान की तरफ देखते हुए बोली। ज़ीशान, प्लीज़ आंटी को भेज दो, मेरे घर रिश्ते के लिए अम्मी अब्बू शायद रिश्ता ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। अबीर संजीदगी से ज़ीशान की आंखों में आंखें डालकर बोली। अबीर, ऐसा नहीं होता यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाद में पूछेंगे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कमाता हूँ, मैं इनकी बेटी को 2 वक्त का खाना खिला सकता हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? शर्मिंदा सा होकर अबीर से बोला था और सर झुका गया। मुझे कुछ नहीं सुनना ना, तुम प्लीज़ आंटी को भेज दो, बाकी सब मैं खुद देख लूँगी। अब्बू और अम्मी को मैं खुद मना लूँगी। अबीर बाजिद होकर बोली और ज़ीशान पर बहुत तरस आया था। वो ये जानती है कि शादी के बाद वो खुद इसके साथ देगी और मिलकर घर चला लेंगे वो दोनों। ठीक है अबीर, परसों त्योहार है, मैं भेज दूंगा तुम्हारे घर माँ को। ज़ीशान ने अबीर की आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब्बू भी घर आने वाले होंगे। अबीर ज़ीशान को गहरी सोच में छोड़कर वहाँ से चली गई। दादू, मैं आपको बता रहा था, इतना मज़ा आया। आपको पता है अबीर, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, और सुमान भाई भी बहुत अच्छे हैं। वली जब से पार्क से वापस आया था, सुबह से दादू का सर खा रखा था। चंद घंटों में वो इन दोनों से काफ़ी अटैच हो गया था। अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं तुम्हारी आपी और तुम्हारे भाई से ज़रूर मिलूंगी। आखिरकार दादू को ये बोलना पड़ा ताकि वली अब खामोश हो जाए। सच में दादू, आप साथ चलेंगी? कितना मज़ा आएगा ना, मुझे कल इंतज़ार रहेगा। वली दादू के गले रखकर खुशी से बोला और भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। अभी जल्दी जल्दी चलते हुए जा रही थी कि अचानक सामने से आते शख्स से टकरा गई। सॉरी, दोनों ने एक साथ बोला था, लेकिन फिर दोनों ने जब एक दूसरे की शक्ल देखी तो गुस्सा आ गया। राहाब जो ऑफिस से डायरेक्ट साहिल समुद्र आ गया था रिलैक्स होने के लिए, इस आफत की पुड़िया से टकरा गया। ओहो बुजुर्गो, ध्यान से चला करो, यह खूबसूरत लड़कियों से टकराने की आदत है। अबीन ने ऐसी बात बोलकर राहाब के गुस्से को मजीद हवा दे दी। शट अप, वरना एक चमाट पड़ेगी, सारी खूबसूरती खत्म हो जानी तुम्हारी, इडियट। राहाब तो जैसे जल भुन गया था। अरे आपकी हड्डियों में इतनी जान है क्या जो मुझे चमाट मार सकें आप? ध्यान से हाथ उठाते हुए कहीं लकवा ना पड़ जाए आपको। अबीर इसको सड़ता पैर देखकर शरारत से बोली। बताता हूँ तुम्हें कि कितनी जान है मुझ में। रहाब गुस्से से इसकी तरफ बढ़, लेकिन अबीर ने जोर लगा दी। रहाब भी इसके पीछे भागा, लेकिन लोगों को देखते वो वहीं रुक गया। अबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रुका हुआ था। वो भी इससे काफ़ी पास पर खड़ी होगी और हंसते हुए उसे आवाज़ दे डाली। अरे अंकल, थप्पड़, ओ सॉरी, मेरा मतलब चमाट मारने नहीं आना क्या? चच्चे बस थक गए? अरे देसी चूजे की यखनी पिया करें, ताकत आएगी आप में ताकत। अबीर हंसते हुए बोलकर भाग गई थी। अब नजर आई ये कभी तो इसकी ही यखनी बनाकर पी जाऊंगा मैं। रहाब ने खुद से कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ा ताकि घर जा सके।